हेलो दोस्तों। हम लोगों ने सीटेट की प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट्स राज्यों के बारे में बताया जाएगा। जो राज्यों से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। आपको राज्यों के बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं उससे जितने सारे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपको यहाँ सॉल्व कराया जाएगा। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेशन को अच्छे से करके जाइएगा। और सीटेट का एग्ज़ाम डेट लगभग एक दो दिन में पता चल जाएगा कब से होंगे, और या तो दिसंबर में फर्स्ट वीक में ही पता चल जाएगा कि आपके एग्ज़ाम कब से होने वाले हैं। वैसे मान के चलिए 15 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 15 से अगली बार यही हुआ था। अगली बार 15 से शुरू हुआ था और 21 तक गया था। तो इस बार भी वही डेट लगभग होगा। मिड में शुरू होगा, लास्ट जनवरी तक जाएगा। तो आप लोग बी केयरफुल होकर पढ़िए, और किसी का पहले पढ़ेगा किसी के बाद में, तो इसलिए अभी सब लोग एक समान पढ़िए और पूरी अच्छी तरह से पढ़िए। जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे आप उतना अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग आज शुरू करते हैं। ईवीएस का जो नेक्स्ट टॉपिक था, राज्यों से रिलेटेड टॉपिक है, उसको हम लोग आज पढ़ते हैं। तो अभी तक मेरा चैनल लर्न विथ वीके जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया है वो कर ले। लर्न विथ वीके जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, और जितने ज़्यादा लोगों को उसके शेयर ज़रूर करें। इससे जो है कि और लोगों को फ़ायदा होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो राज्यों से रिलेटेड क्वेश्चन है उस पर हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग एक तथ्य पढ़ लेते हैं जिसमें लिखा होता है दांडी यात्रा के बारे में। आपको ईवीएस के बुक में दांडी यात्रा के बारे में थोड़ी सी कहानी दी हुई है, तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। क्योंकि क्वेश्चन जो है जो सीटेट एग्ज़ाम ले रहा है कई शिफ्ट में ले रहा है, तो इसमें जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं ईवीएस के बुक में, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस है या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी बुक्स जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि शिफ्ट में पेपर हो रहा है और हर शिफ्ट में उसे 30 क्वेश्चन पूछना है। कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे, कुछ क्वेश्चन नए डाले जाएंगे। तो इसलिए आप जो है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और हर एक टॉपिक को रिलेट करिए। हर एक टॉपिक को पढ़िए। ये नहीं छोड़ दीजिए कि नहीं ये नहीं पूछ सकता है हर एक टॉपिक, क्योंकि हर शिफ्ट में पेपर हो रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा टॉपिक क्लियर रहेगा उतने ज़्यादा आपका अच्छा नंबर आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दांडी यात्रा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा दांडी यात्रा महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला था, जो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। एक मिनट। जो तो इसमें क्या था, जो यहाँ से क्या था, दांडी यात्रा सन 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा थी, जिसके कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा क्योंकि शुरू की थी, नमक कानून पर पाबंदी लगाने की वजह से। अंग्रेजों द्वारा जो पाबंदी लगाई गई थी उसके खिलाफ जो उन्होंने आंदोलन चलाया 1930 में। गांधी जी का कहना था जो चीज़ें हमें कुदरत ने दी उसे बनाने पर बंदिश कैसी। तो गांधी जी का कहना ये था। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तक, अहमदाबाद की जो साबरमती आश्रम था समुद्र के दांडी तक इन्होंने यात्रा की थी, और वहाँ पे पहुँच कर इन्होंने कानून तोड़ा था, नमक कानून तोड़ा था और इस गलत कानून को तोड़ा था। तो आप विशेष तौर पे याद रखिएगा इस फैक्ट को। इस फैक्ट से क्वेश्चन जरूर आएंगे, और गांधी जी से कोरिलेट करेगा तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग अब राज्य के बारे में देखते हैं। जो राज्य के बारे में मेन इंपॉर्टेंस बातें, जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं सब आपको यहाँ बताई जाएगी। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और कोशिश करिएगा कि जहाँ समझ में आए वहाँ नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं असम राज्य। असम राज्य कौन सा राज्य है? पूर्वोत्तर भारत में पड़ता है। असम राज्य जो पूर्वोत्तर भारत में पड़ता है। पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य हैं? 7 राज्य हैं। तो उन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है। और ये जो भारत मुख्य भूमि से कैसे लगता है, नेक लाइन से जुड़ती है। तो असम कहाँ का राज्य है? पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। तो असम में क्या क्या विशेषताएं हैं, वहाँ के असम के घर कैसे बनते हैं, वहाँ के कल्चर क्या है, और इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो असम के बारे में क्या कहा गया है? असम में घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर और ऊंचाई में बनने की वजह भारी बारिश होती है। ये बांस से बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग होता है। तो असम में जो घर बनते हैं वो बांस पे बनते हैं। इस पे बनते हैं, बांस पे बनते हैं, और बांस पे लगभग 10 से 12 फुट ऊपर, 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं। क्योंकि वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो जो है कि अगर घर ऊपर नहीं बनाया, बांस के बम्बू पे नहीं खड़ा किया जाएगा तो जिससे घर में पानी लग जाएगा। इस वजह से उनके घर जो ऊपर बांस पे टिके होते हैं, बांस के ऊपर बनाए जाते हैं। तो असम के बारे में इतना जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये फैक्ट पूछेगा। असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। अब वहाँ पे जो जाहिर से कि बारिश हो रही है तो वहाँ आने जाने के लिए क्या बनेगा? पुल जो बनेगा वो किससे बनेगा? बांस तथा रस्सी से बनेगा। और उससे क्या फ़ायदा होगा कि उनको आसानी होगी कि जाने आने में, और जल्दी का जैसे बाढ़ आया तो उसमें जल्दी इन लोग को बनाने में सहायता होता है। तो असम में क्या बनता है? बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, और कभी कभी
तक पानी भर जाता है, घुटनों तक पानी भर जाता है, कभी कभी इनके घुटनों तक पानी भर जाता है। यह बांस को गरीब का टिब्बर, जो यहाँ बांस होती है उसको गरीब का टिब्बर कहते हैं, क्योंकि अब जैसे वहाँ गरीब जो होते हैं उन्हें टिब्बर, तो वहाँ गरीब के लिए ही बांस, जैसे अब जो अमीर है या जिसके पास कैपेबिलिटी है कि हाँ हम सक्षम है वो बना सकता है, तो सीमेंट के पिलर पे अपना घर बना लेता है। लेकिन जो गरीब होते हैं, जो वहाँ पे गरीब हैं, उनको बांस ही अवेलेबल होता है, जो आसानी से अवेलेबल हो जाता है, तो इसलिए उनको बांस को वहाँ पे गरीब का टिब्बर कहा जाता है। तो आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, असम में बांस को गरीब का टिब्बर कहा जाता है। माघ बिहू, अब यहाँ त्यौहार देखिए उनके क्या होते हैं। माघ बिहू 14 से 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ के प्रथम एवं द्वितीय तिथि। माघ बिहू जो होता है, बिहू त्यौहार जो होता है 14 और 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथम एवं द्वितीय तिथि को मनाते हैं। और इसमें क्या होता है कि घुटनों को मनाया जाता है, ये नहीं है को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, कैलेंडर के 10वें महीने के माघ की प्रथम एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। और पहला दिन को उक्सा कहते हैं, पहले दिन को क्या कहते हैं, उक्सा कहते हैं। तो पहले दिन को क्या कहते हैं, उक्सा कहते हैं, उरुक्का कहते हैं। पहले दिन को क्या कहते हैं, उरुक्का, उरुक्का याद रखिएगा, उरुक्का, उरुक्का कहते हैं। पहले दिन को क्या कहते हैं, उरुक्का, पहले दिन को उरुक्का कहते हैं। इस दिन अस्थायी शेड बनाए जाते हैं, छप्पर बनाए जाते हैं, जिसे भेला घर कहा जाता है। किसे भेला घर कहा जाता है, जो अस्थायी घर बनाते हैं उसे भेला घर कहते हैं। और सामूहिक भोज का आयोजन होता है, और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोरा, जो अब जो होता है कि बोरा, अब एक होता है खाए जाने वाले चावल का किस्म होता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे चावल खाए जाने का किस्म होता है, जिसको जिसको हम कहते हैं बोरा। बोरा में क्या खाया जाता है, बोरा असम में खाए जाने वाले चावल की एक किस्म है, ये विशेष याद रखिएगा। बोरा कहाँ का चावल, कहाँ खाए जाने वाला चावल है, असम में खाए जाने वाला चावल है, एक किस्म है चावल का जिसे हम बोरा कहते हैं। ये कहाँ खाया जाता है, असम में खाया जाता है, तो इसको विशेष याद रखिएगा, बोरा। और फिर यहाँ पकाने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। तो इनकी इस चावल की क्या विशेषता है, इसको पकाने के बाद चिपचिपे होते हैं। जैसे आप नए चावल डालते हैं तो नया चावल जो होता है एक दूसरे से एकदम चिपका होता है, तो उसी तरह ये चावल जो है बोरा चावल कहते हैं, एक चावल की किस्म है, इसको पकाने पे चिपचिपा हो जाता है। तो इस चावल की विशेषता यही थी। और बिहू त्यौहार चावल की नई फसल कटने पर असम में मनाई जाती है। जैसे लोहड़ी कब मनाई जाती है, पंजाब में मनाई जाती है। पंजाब में मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, फसल कटने पर ही मनाई जाती है। तो बिहू त्यौहार वहाँ पे किस लिए मनाई जाती है, चावल की नई फसल कटने पर मनाई जाती है। किस लिए मनाई जाती है, चावल की नई फसल कटने पर असम में मनाई जाती है। बिहू त्यौहार किस लिए मनाई जाती है, चावल की नई फसल कटने पर असम में मनाई जाती है। इस तिथि को विशेष ध्यान रखिएगा, इस तिथि को विशेष ध्यान रखिएगा। और भेला घर, जो भेला घर बनता है वो किससे बनता है, भेला घर घास और बाँस से बनाया जाता है। भेला घर घास एवं बाँस से बनाया जाता है। ताव, अब ताव को कढ़ाई कहते हैं, को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई उस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्ते से ढक देंगे। अब उसको ढक देंगे, देर बाद उसको हम जो है थोड़ी देर बाद चेवा चावल तैयार हो जाएगा। तो अब वो जो पक रहा था उसे क्या कहेंगे, चेवा चावल। चेवा चावल कहाँ पे उपयोग हुआ, असम में उपयोग हुआ। चेवा चावल, चेवा चावल, बोरा चावल, बोरा चावल। और ये चेरा चावल जो है कि इसको क्या कह रहे हैं, जो पक गया है उसको हम क्या कह रहे हैं, चेरा चावल, चेरा चावल। औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं, औरतें जो होती हैं पीले रंग के कपड़े पहनती हैं तथा लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। लड़कियां जो होती हैं मेखला चादर पहनती हैं, औरतें जो होती हैं पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। भात सुक्तो चावल और रस वाली सब्जी को कहते हैं। भात और सुक्तो चावल और रस वाली सब्जी को कहते हैं। किसको कहते हैं, भात एवं सुक्तो चावल और रस्से वाली सब्जी को कहते हैं। तो इतना याद रखिए। देखिए यहाँ पर लड़कियाँ क्या पहनी हैं, मेखला चादरें पहनी हुई हैं। तो याद रखिएगा ये बिहू त्यौहार का। तो असम के बारे में आप लोग मुख्य याद रखिएगा, ये 10 से 12 फुट इनके घर कैसे होते हैं, इनके घर याद रखिएगा। और बाँस को गरीबों का टिब्बर कहा जाता है। माघ बिहू कब मनाया जाता है, 14 से 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथम एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। तो इनको पहले दिन को क्या कहते हैं, उरुक्का कहते हैं। पहले दिन को क्या कहते हैं, उरुक्का कहते हैं। इन जो अस्थायी शेड का घर बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, भेला घर कहा जाता है। इसमें सामूहिक भोज, इस त्यौहार में क्या होता है, सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। तो बोरा चावल याद रखिएगा कहाँ पे है, असम में होता है। बिहू त्यौहार चावल की नई फसल कटने पर मनाया जाता है। बिहू त्यौहार क्यों मनाया जाता है, असम में चावल कटने पर मनाया जाता है। भेला घर घास और बाँस से बनाया जाता है। अच्छा बताइए बाँस क्या है, बाँस मतलब किस में आता है, पौधा है कि घास है कि पेड़ है। तो आप लोग इसको जरूर आंसर करिएगा कमेंट में, बाँस क्या है।
बांस क्या है, इसका कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य के बारे में, केरल के बारे में। केरल के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है केरल। केरल में पूछ लेता है केरल कहाँ पे भारत में पड़ता है, तो केरल में देख लीजिए यहाँ पे केरल पड़ेगा। और किस तरफ पड़ेगा, बंगाल अरब सागर की, और इधर क्या पड़ता है, अरब सागर की तरफ पड़ता है क्या, केरल पड़ता है। तो कभी जब भी पूछेगा कि अरब सागर की तरफ वाला राज्य कौन सा है, तो आपको ऑप्शन दे देगा, तो यहाँ पे केरल जरूर देखिए, ध्यान दीजिए। केरल इधर पड़ता है, कर्नाटक पड़ता है, गोवा पड़ता है, महाराष्ट्र पड़ता है, गुजरात पड़ता है। तो यहाँ गुजरात पड़ता है, तो आप याद रखिए गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है यहाँ पड़ता है, तो ये जो है हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ पड़ जाता है, तो इतना आप याद रखिएगा। और केरल जो होता है, केरल किसके राज्य के बीच में, तमिलनाडु के सटेगा, कर्नाटक सटेगा, और क्या सटेगा, गोवा सट जाएगा। तो इतना याद रखिएगा इसके बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं, और किससे होगा, केरल, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश से होगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, पहले इसमें देखते हैं क्या होता है। तो केरल में क्या होता है, क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पे जो होता है कि आप पढ़े होंगे नारियल का पेड़, आप ओमान का सफ़र पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा। तो केरल में क्या होता है, केरल में टैपियोका ज़मीन में के नीचे उगाया जाता है, और यह एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। तो टैपियोका क्या है, एक प्रकार का फल है, क्या है, फल है जो ज़मीन के भीतर उगाया जाता है। और इसे कहते क्या है, ये याद रखिएगा। टैपियोका को कप्पा कहते हैं, क्या कहते हैं, कप्पा कहते हैं। तो याद रखिएगा कप्पा कहते हैं। टैपियोका केरल में पाया जाता है, इसको ज़मीन में उगाया जाता है, ये क्या है, फल है, और इसको कहते क्या है, टैपियोका को कप्पा कहते हैं। तो कप्पा कहते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पे बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है, क्या होती है, बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है। नेक्स्ट विशेषता क्या है इसकी, बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है, जो केरल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, केरल में पाई जाती है। बल्लम आ जाएगा तो कहाँ होगा, केरल। याद रखिएगा, बल्लम से कोरिलेट करिए हर शब्द को, कि कहाँ कौन सा शब्द कोरिलेट हो रहा है, किस राज्य से हो रहा है, क्योंकि आपको राज्य के बारे में देगा, लिख देगा केरल की भी, केरल निम्नलिखित से क्या सत्य है, तो आपको 3 ऑप्शन सत्य हो जाएंगे, एक गलत रहेगा, तो आपको उसको पकड़ना पड़ेगा। हर वर्ड जब आपको हर शब्द याद रहेंगे तो आप उससे कोरिलेट कर पाएंगे, तो इसलिए आप इसको कोरिलेट करिएगा। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम भाषा बोली जाती है, तो इसको याद रखिएगा। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं, माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं, बलियम्मा। माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं, बलियम्मा कहते हैं, बलियम्मा कहते हैं। नानी को क्या कहते हैं, अम्मू माँ कहते हैं, अम्मू माँ कहते हैं। नानी को क्या कहते हैं, अम्मू माँ कहते हैं। चाचा को क्या कहते हैं, चिट्टप्पन कहते हैं, क्या कहते हैं, चाचा को चिट्टप्पन कहते हैं। चाचा क्या कहते हैं, चिट्टप्पन कहते हैं। कहाँ पे कहते हैं, केरल में कहते हैं। चाचा को क्या कहते हैं, चिट्टप्पन कहते हैं। चाची को क्या कहते हैं, कुजम्मा कहते हैं। और पिता को क्या कहते हैं, अप्पा कहते हैं। तो आप इस लाइन को विशेष ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि केरल में बड़ी बहन को क्या कहा जाता है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा और इसमें बताना पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, तो आप, क्योंकि ये नए वर्ड हैं, आप याद ही नहीं है कहाँ ये है, अगर आप ये वर्ड नहीं सुने हैं, तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा कि बलियम्मा किसको कहा जाता है, बड़ी बहन को। अम्मूमा किसे कहते हैं, नानी माँ को। और चाची को क्या कहते हैं, चिटप्पन कहते हैं। चाचा को क्या कहते हैं, चिटप्पन कहते हैं। चाची को कुजम्बा कहते हैं, और पिता को अप्पा कहते हैं। केरल में एक जगह से दूसरी जगह, अब केरल में क्या होता है, वहाँ झीलें हैं, तो उस एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या उपयोग करते हैं, फेरी का उपयोग करते हैं, फेरी नाव का प्रयोग करते हैं। और केरल को क्या कहते हैं, मसालों का बगीचा भी कहा जाता है, जहाँ तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची आदि उगाया जाता है। क्या क्या उगाया जाता है, तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची आदि उगाया जाता है। यहाँ केरल के फूलों में केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। ये विशेष याद रखिएगा, क्योंकि कई राज्यों में जो सब्जी होती है उसके बारे में पूछता है। उत्तर प्रदेश के पूछेगा, महाराष्ट्र का पूछेगा, और आपको पूछ लेगा 2-3 जगह पूछेगा जिसमें। और यहाँ का एक होता है कि नारियल के तेल में मछली बनाई जाती है, तो ये भी याद रखिएगा। तो केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। और केरल में नारियल के पेड़ सबसे अधिक होते हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, याद रखिएगा, तमिलनाडु और कर्नाटक है। और इसकी राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। इसकी राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। गुजरात से अगर केरल तक की यात्रा कर रहे हैं तो बीच में महाराष्ट्र पड़ेगा, कर्नाटक राज्य पड़ेंगे, ये राज्य उसके बीच में पड़ते हैं।
कोझिकोड कहाँ पे पड़ता है? जब ओमान से हम लोग पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की 5th क्लास में पढ़ते हैं, तो ओमान का सफ़र में बताता है कि किस किस रास्ते से हम गुजर रहे हैं। तो कोझिकोड कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। कोझिकोड कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। मल्लापुरम जिला केरल में पड़ता है। ये ज़िले याद रखिएगा, कभी कभी ये पूछ लेता है कोझिकोड जिला कहाँ है, तो आप याद रखे रहेंगे कहाँ? केरल में है। मल्लापुरम जिला केरल में है। गोवा में केरल तक रेल के रास्ते, ये भी फैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट फैक्ट दिया हुआ है, तो इसको डायरेक्ट आपको पूछ सकता है। गोवा से केरल तक के रास्ते में कितने हैं? 92 याद रखिएगा, क्योंकि अंक में ऊपर नीचे आप हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको विशेष याद रखिएगा। 92 सुरंग होते हैं, और 2000 पुल पड़ते हैं। कितने पड़ते हैं? 2000 पुल पड़ते हैं। तो कितने पड़ते हैं? 2000 पुल पड़ते हैं। तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित है। इसके राज्य जो होते हैं, तमिलनाडु राज्य, अब तमिलनाडु के बारे में बता रहा है थोड़ा सा यहाँ पे। तमिलनाडु राज्य भारत के दक्षिण में स्थित है, तो आप तमिलनाडु जब देखेंगे कहाँ पड़ेगा? ये भारत का मैप तो यहाँ पड़ता है, एकदम दक्षिण में पड़ेगा, यहाँ पे तमिलनाडु पड़ता है। तो तमिलनाडु कहाँ है? भारत के दक्षिण में स्थित है। ये राज्य किससे किससे सटे हैं? यहाँ पे केरल सटा हुआ है, यहाँ पे कर्नाटक सटा हुआ है, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश सटा हुआ है। तो आप विशेष याद रखिएगा, किससे सटा हुआ है? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से सटा हुआ है। इससे तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा किसी राज्य से, कि उसके राज्य के आसपास ज़िले से, कि कौन सा ज़िला सटा है, कौन सा नहीं सटा है, तो ये विशेष याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और यहाँ पर देख लीजिए, आपको जो पढ़े थे हम टैपियोका का देख लीजिए, यही ज़मीन में उगता है, इसी का हम लोग सब्जी बनाते हैं। और एक केले के फूल की सब्जी बनती है, वहाँ पे केले के फूल की सब्जी बनती है, तो ये भी याद रखिएगा केरल के बारे में। अब हम लोग पढ़ लेते हैं अबू धाबी जो वो एक तरह से कहिए खाड़ी देश है अबू धाबी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अबू धाबी से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, तो इसके बारे में हम लोग याद रखेंगे। यह देश रेगिस्तानी इलाके में है। यह स्थानीय भाषा अरबी है। यहाँ पानी बहुत कीमती है, क्योंकि यहाँ न तो वर्षा होती है और न ही नदियाँ, झील तथा तालाब हैं। तो आप अबू धाबी के बारे में सुने होंगे। वहाँ की जो मुद्रा होती है उसे दिनार कहते हैं। क्या कहते हैं? दिरहम कहते हैं। दिरहम कहते हैं। तो दिरहम कहते हैं। तो वहाँ क्या होता है? सबसे ज़्यादा तेल होता है। वहाँ तेल जो होता है कि आपको यहाँ के पानी के भाव में मिलेगा, लेकिन वहाँ पे पानी जो है यहाँ के तेल के भाव में मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि वहाँ जो पानी महंगा है और तेल सस्ता है, क्योंकि वहाँ तेल ज़्यादा उत्पादन होता है। तो इसलिए वहाँ क्या है, लिखा हुआ है ना कि नदी, झील तथा तालाब, ना ही नदियाँ हैं, ना झील है, ना तालाब है। वर्षा बहुत कम होती है, तो इसलिए पानी बहुत कीमती है। यहाँ रेगिस्तान ज़मीन के नीचे, इस रेतीले ज़मीन के नीचे जो होता है तेल होता है। और यहाँ खजूर के पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। किसके पेड़ पाए जाते हैं? खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं, क्योंकि ये पेड़ रेगिस्तान इलाके में पाए जाते हैं। तो ये पेड़, खजूर की विशेषता क्या है? खजूर जो है रेगिस्तान में उगता है। तो रेगिस्तान, और अबू धाबी कैसा इलाका है? रेगिस्तानी इलाका है। तो वहाँ सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा? खजूर के पेड़ पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? खजूर के पेड़ पाए जाएंगे। तो इसे विशेष याद रखिएगा। अबू धाबी में रेत के पहाड़ या टीले पाए जाते हैं। अबू धाबी में रेत के पहाड़ या टीले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अबू धाबी में रेत या पहाड़ के टीले पाए जाते हैं। अबू धाबी का टाइम जोन GMT, ग्रीनविच मीन टाइम जोन। तो आप लोग इसको पढ़े होंगे सोशल में, या कह लीजिए जियोग्राफी में आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में, GMT के बारे में, जो कि ब्रिटेन के एक स्थान को माना गया है, जिसको बीचों बीच रेखा गुजरती है, उसी को हम लोग GMT, इसके इधर समय को डिसाइड करने के लिए बनाया गया है। तो इसमें क्या है? टाइम जोन को डिसाइड करने के लिए, तो 4 घंटे आगे है। तो वहाँ का टाइम जोन क्या है? GMT के टाइम जोन से 4 घंटे आगे है। तो ये याद रखिएगा। और भारत के GMT से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से, तो IST से याद रखिएगा 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे है, तो ये विशेष याद रखिएगा। अबू धाबी से भारतीय समय 1 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है। तो इसमें अंतर कितना हो गया? 5.5 और 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1:30 का अंतर हो जाएगा। कितने का अंतर हुआ भारत और अबू धाबी के बीच में? एक घंटा, 1.5 घंटे का अंतर हो गया। तो आप इसे विशेष याद रखिएगा, कितने का अंतर होता है? 1.5 घंटे का अंतर होता है। अबू धाबी में रात में 9 बजे होंगे, तो भारत में कितने बजे होंगे? 10:30 बजे होंगे। आप इसको विशेष याद रखिएगा, कोरिलेट कर रहिएगा, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो अबू धाबी कौन सा इलाका है? रेगिस्तानी इलाके हैं। यहाँ पानी बहुत कीमती होता है, क्योंकि यहाँ पे ना नदियाँ हैं, ना तालाब है, ना कुछ है। यहाँ केवल कुएँ पाए जाते हैं, जो तेल के कुएँ होते हैं, जो रेत के नीचे तेल पाए जाते हैं उनके होते हैं। और यहाँ पे खजूर बहुत ज़्यादा होता है। क्यों खजूर होता है वहाँ पे? क्योंकि खजूर जो है रेगिस्तान इलाके में बहुत ज़्यादा उगते हैं। तो उसकी विशेषता की वजह से वहाँ पे अबू धाबी में खजूर के पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अबू धाबी की करेंसी क्या है? दिरहम है। और आगे का विशेषता तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं
लद्दाख, लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। लद्दाख जो होता है, अब तो यूटी हो गया है, यूटी लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है दोनों अलग अलग यूटी बन गए हैं। तो हम लोग लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं। लद्दाख जो होता है सबसे यहाँ का सबसे जो लद्दाख में पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है, जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर, और दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल जो है सियाचिन ग्लेशियर ही है। तो इस पे जो है हम लोग लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं। लद्दाख जो होता है कि लद्दाख, एक मिनट, लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर का पार करना पड़ता है। तो हम कैसे जाएंगे जम्मू कश्मीर से? होते हुए दर्रों के माध्यम से जाते हैं। तो दर्रा एक जोड़ता है, दर्रे का भी नाम नहीं याद आ रहा है, बता देंगे बाद में, लेकिन उस दर्रे के माध्यम से हम जम्मू कश्मीर को पार करके ही हम लद्दाख में इंटर करते हैं। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान, कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्ड डेजर्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, कोल्ड डेजर्ट करते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, बहुत ठंडा होता है, मतलब पूरा वहाँ पे देखेंगे बर्फ़ की चादर बिछी हुई है। तो इसलिए इसको कहा जाता है बर्फ़ का रेगिस्तान, कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। यहाँ जो घर बनता है वो 1 या 2 फ्लोर का बिल्डिंग होती है। घर के जो पत्थर होते हैं पत्थर के बनते हैं, जिनकी छत और फर्श लकड़ी के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं? क्योंकि जो फर्श होगा अगर वो किसी और माध्यम से बनाएंगे तो वो ज़्यादा गलेगा, और लकड़ी का बनाएंगे तो कम गलता है, इस वजह से वो लकड़ी का फर्श बनाते हैं। दीवारें जो होती है मोटी होती है, मोटी करने के बाद उस पर चूना, मोटी मोटी परत जो चढ़ा जाती है, चूने की चढ़ा दी जाती है, जिससे अंदर की गर्मी बनी रहे। यह कम बारिश, यहाँ कम बारिश होती है, ये फैक्ट याद रखिएगा। यहाँ कम बारिश होती है, यहाँ पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। जाहिर से कि पूरा रेगिस्तान, बर्फ़ का रेगिस्तान, तो बर्फ़ में कैसे पूरा बर्फ़ की चादर बिछी हुई, तो कैसे उसमें पेड़ उग पाएंगे? लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग होता है। मोटे पेड़ का तना छत को मजबूत बनाने में मदद करता है। ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है। जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो खुद ग्राउंड फ्लोर में रहने आ जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं होता है, याद रखिएगा इसको, विशेष तौर पे ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं होता है। गर्मी के मौसम में यह लोग फल सुखा लेते हैं। इनका इस्तेमाल यह करते हैं जब ठंड ज़्यादा पड़ने लगती है, तो ये क्या करते हैं, जो फल होते हैं उसको सुखा के रखे रहते हैं, स्टोर करके रखे रहते हैं, जिससे वो ठंडी में उपयोग करते हैं। लद्दाख क्षेत्र भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान है, और भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर होते हैं और हिमालय की वृष्ट छाया में आते हैं। तो हिमालय की किस छाया में? वृष्ट छाया में आते हैं। तो इसे आप बहुत याद रखिएगा लद्दाख के बारे में। और यहाँ और थोड़ी विशेषता है, क्या क्या है? यहाँ पे लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे यहाँ मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं? लाल मिर्च मिलता है, नारंगी कद्दू मिलता है, सुनहरे पीले और भुट्टे मिलते हैं। श्रीनगर से लद्दाख जाते कारगिल के रास्ते में पड़ते हुए जाता है। मतलब श्रीनगर से अगर हम लद्दाख जा रहे हैं तो कारगिल रास्ते में पड़ेगा। यह सकरे रास्ते से होते हुए जाते हैं। पहाड़ी इलाकों में नायलॉन का टेंट इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत मजबूत होता है। लद्दाख में झूले का मतलब वेलकम होता है। अब लद्दाख में जो झूले कहते हैं उसका अर्थ क्या होता है? वेलकम होता है। तो ये विशेष याद रखिएगा, लद्दाख में झूले का मतलब क्या होता है? वेलकम होता है। ट्राली जो होती है लकड़ी से बना झूला, इसका इस्तेमाल लद्दाख में नदी को पार करने के लिए किया जाता है। तो लद्दाख में किससे नदी को पार करते हैं? ट्रॉली से पार करते हैं। तो इसे विशेष याद रखिएगा। और स्किट पो पुल लद्दाख का एक गांव है, ये भी याद रखिएगा। कहाँ का गांव है? लद्दाख का गांव है। श्रीनगर के बारे में पढ़ लेते हैं। श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है। तो श्रीनगर से कुछ घर पहाड़ में, कुछ पानी में, कुछ ऊंचे पर्वत पर और कुछ पत्थरों में होते हैं। इन पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं। हाउस बोट 80 फीट, अब इसमें जो हाउस बोट होता है वो 80 फीट तक लंबी हो सकती है, 8 से 9 फीट। आप श्रीनगर अगर घूमने गए होंगे तो हाउस बोट जरूर देखे होंगे, जिसमें पूरा फैसिलिटी होती है, जिसमें आप रह सकते हैं। पूरा एक तरह से होटल की व्यवस्था होती है जो हाउस बोट में होती है। इतनी बड़ी होती है, मतलब इतनी उस बोट में इतनी व्यवस्था होती है। तो इसको याद रखिएगा, हाउस बोट होती है। डोंगा जो होता है, ये नाव झेलम नदी में डल झील कहाँ है? याद रखिए कहाँ है? श्रीनगर में ही है। तो डल झील में मिलती है। डल झील में क्या मिलती है? डोंगा ये नाव है एक तरह का। इसके अंदर कई कमरे होते हैं। अंदर से यह एक घर की तरह लगती है, और पर लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। जो इस छत पर डिजाइन होता है उसे ख़त्म बंद कहते हैं। अब जो इस पर डिजाइन बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जो डिजाइन होता है उसे क्या कहते हैं? ख़त्म बंद कहते हैं। कश्मीर के गाँव में घर पत्थर के बनते हैं।
जो कश्मीर के गांव होते हैं उसके वहाँ क्या बनता है, पत्थर से बनते हैं और ढाल वाली छतें होती है, क्योंकि वहाँ बर्फ़बारी होती है तो ढाल वाले छत जरूर बनेंगे। विशेषकर विशेष प्रकार की खिड़की होती है और दीवारों पर निकली होती है, इसे डैब कहा जाता है। दीवारों पर उनके देखोगे खिड़की जो होती है निकली होती है हल्का से, उसको देखेंगे डैब कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, डैब कहा जाता है। इसे सुंदर डिजाइन बना होता है। इस पुराने कुछ पुराने घरों पर कुछ पुराने घर पत्थरों के बने होते हैं, कुछ ईंट और लकड़ी के भी हैं। दरवाजे और खिड़कियों में सुंदर मेहराब हैं। तो क्या है, सुंदर मेहराब हैं। शिकारा नाव पर्यटकों को आकर्षित करता है। शिकारा नाव क्या करता है, पर्यटकों को आकर्षित करता है। कश्मीर में सरसों के तेल से, ये याद रखिएगा, एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, कश्मीर में सरसों के तेल से मछली को पकाकर खाते हैं और गोवा में क्या खाते हैं, नारियल के तेल से। याद रखिएगा, गोवा में क्या खाते हैं, ये याद रखिएगा। अगर ऊपर मैंने केरल बोल दिया हो तो वो गलत है, केरल नहीं होगा, केरल नहीं होगा, क्या होगा, गोवा। गोवा में नारियल के तेल में बने मछली खाते हैं। कहाँ, गोवा में। गोवा में क्या करते हैं, नारियल के तेल से बने मछली खाते हैं। कहवा क्या है, कहवा में कश्मीर की एक खास किस्म की चाय है। उर्दू डोंगरी कश्मीर की भाषा है। उर्दू डोंगरी कश्मीरी की भाषा है। क्या है कश्मीरी भाषा, उर्दू डोंगरी कश्मीर की भाषा है। मनाली के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। मनाली आंध्र प्रदेश। तो मनाली के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। मनाली में बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ता है। मनाली में क्या होता है, मनाली कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो वहाँ पे पढ़े होंगे कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, तो वहाँ बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ता है। यहाँ घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं जिनके छत ढालू होते हैं। तो इतना याद रखिएगा मनाली के बारे में। वहाँ क्या होता है, बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ता है, दोनों होता है, इसलिए उनके घर ढालू बनाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखिए। या आंध्र प्रदेश कहाँ है आपका, दक्षिण भारत में पड़ जाएगा आपका। कहाँ पड़ेगा, तमिलनाडु के पास ही पड़ेगा और आंध्र प्रदेश पड़ेगा। तो आप इसको याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश किधर है, दक्षिण भारत की तरफ है। तो यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश के बारे में विशेषता पढ़ लेते हैं आंध्र प्रदेश की। नल्ला मंडा आंध्र प्रदेश में है, मतलब एक ज़िला है जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िले में है। पोचमपल्ली ज़िले में क्या है, मुख्तारपुर है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लोगों का सबसे प्रिय भोजन इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, नारियल की चटनी है। याद रखिएगा, नारियल की चटनी आपको कई जगह कंफ्यूज कर सकता है। नारियल का तेल में बनी मछली कहाँ है, गोवा में है। और इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, नारियल की चटनी कहाँ है, इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, नारियल की चटनी, ये कहाँ है, ये है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लोगों का प्रिय भोजन है। इसको याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के लोगों का एक समूह है विशेष कैंप। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह जो एनजीओ होता है वो कैंप लगाता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को दोबारा स्कूल भेजने में मदद की जाती है। तो इसमें जो है लिटरेसी को बढ़ाया जाता है। आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सी है, तेलुगु है। और केरल की कौन सी भाषा थी, मलयालम थी। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है, तेलुगु है। पोचमपल्ली जिला तेलंगाना में। अब पोचमपल्ली जिला कहाँ है, पोचमपल्ली जिला कहाँ है, तेलंगाना ज़िले में। इसी ज़िले के अधिकतर लोग बुनकर हैं। तो एक फैक्ट आप लोग को विशेष तौर पे याद रखिएगा, ये पोचमपल्ली जिला जो है तेलंगाना में पड़ता है और यहाँ के अधिकतर लोग बुनकर हैं। ये याद रखिएगा, बुनकर हैं। इस बुनाई को पोचमपल्ली व कलमकारी कहते हैं, नाम से जाना जाता है। इस बुनाई को क्या कहते हैं, पोचमपल्ली व कलमकारी नाम से जाना था। अगर पोचमपल्ली के पूछ ले कि जो बुनाई होती है, जो हस्तशिल्प कला है, वो कहाँ का है, तेलंगाना का है। तो याद रखिएगा, तेलंगाना का है पोचमपल्ली ज़िला। तो याद रखिएगा इतना। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश को कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है, कन्नौज जिला। तो याद रखिए, कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। अब इत्र कैसे बनता है, इत्र जो है गुलाब जल केवड़ा तैयार किया जाता है। गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। तो याद रखिए कैसे बनता है, गुलाब जल केवड़ा तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश में किसके फूलों की सब्जी बनती है, ये विशेष याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में किसके, कचनार के फूलों की सब्जी बनती है। और एक चीज़ याद रखिएगा, अभी आएगा सहजन की फूलों की सब्जी कहाँ बनती है, आप कमेंट में जरूर बताइए। सहजन की फूलों की सब्जी कहाँ बनती है, कमेंट में जरूर बताइए। उत्तर प्रदेश में क्या बनता है, कचनार के फूलों की सब्जी बनती है। कत्थक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। क्या है, कत्थक नृत्य है उत्तर प्रदेश का, ये याद रखिएगा। उत्तराखंड को क्या कहा जाता है, फूलों की घाटी कहा जाता है। उत्तराखंड फूलों की घाटी कहा जाता है, जहाँ फूल ही फूल होते हैं, फूलों की घाटी कहलाती है। कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नज़र आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते मिलते हैं।
तो याद रखिएगा फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, तो यह विशेष तौर पे याद रखिए उत्तराखंड के बारे में। अब हम लोग मुंबई के बारे में पढ़ लेते हैं। मुंबई यानी महाराष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं। तो मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। मुंबई जो भारत का सबसे बड़ा शहर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो एक इकोनॉमिक क्षेत्र में बहुत बड़ी योगदान जो है मुंबई सिटी करती है। तो इसके मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली में मुंबई जाने के लिए हमें किस अगर दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं तो हमें किस किस राज्य से होकर गुजरना पड़ेगा। गुजरात से राजस्थान को पार करते हुए महाराष्ट्र में आना पड़ता है। पहले हम गुजरात फिर पहले राजस्थान गए, गुजरात गए, फिर महाराष्ट्र में आना पड़ता है। अगर दिल्ली से जा रहे हैं, दिल्ली से मुंबई 1400 किलोमीटर। अगर दिल्ली से मुंबई की बात करेंगे कितनी दूरी पर, 1400 किलोमीटर पर है। विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन मुंबई में है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहाँ है, मुंबई में है। याद रखिएगा विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन। पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बीच पहली रेलगाड़ी चली। कहाँ चली थी, 16 अप्रैल 1853, ये डेट याद रखिएगा। 1853 को मुंबई के बीच पहली रेलगाड़ी चली थी। नागपाड़ा और अफसाना मंसूरी, ये याद रखिएगा। नागपाड़ा और अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल जो है कहाँ पे पड़ता है, एक महाराष्ट्र में ही पड़ता है। स्टेडियम जो है ये कहाँ पड़ता है, मुंबई में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। इसको विशेष तौर पे याद रखिएगा। सोलापुर मुंबई में है। सोलापुर कहाँ है, मुंबई में है। बाजार गांव महाराष्ट्र में है। कफ परेड मुंबई में है। कफ परेड कहाँ है, मुंबई में है। बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है, जिसका नाम मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा। बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है, जिसका नाम मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा। सहजन के फूलों के पकौड़े देख लीजिए यहाँ पे। और अभी उत्तर प्रदेश में क्या आया था, उत्तर प्रदेश में क्या आया था, सहजन के यहाँ पे आ गया। उत्तर प्रदेश में क्या था, कचनार के। उत्तर प्रदेश में किसकी सब्जी बनती है, कचनार के, याद रखिएगा कचनार के। और यहाँ किसका बनता है, सहजन का। महाराष्ट्र में किसका बनता है, सहजन का। विशेष तौर पे याद रखिएगा सहजन के पकौड़े बनते हैं कहाँ महाराष्ट्र में बनते हैं। अब बरली एक पारंपरिक कला है जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में है। बरली एक पारंपरिक कला है, तो इसका प्रचलन कहाँ है, महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा इस तथ्य को। बरली एक पारंपरिक कला है जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है, महाराष्ट्र और गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। यहाँ ये पड़ता है महाराष्ट्र, यहाँ पड़ता है गुजरात, ये दोनों पे यहाँ सटे हुए जिले हैं। तो यहाँ पे जो पड़ता है, क्या पड़ता है, गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। इस चित्रकला में फसल पैदावार, शिकार, मछली पकड़ना, खेती, उत्सव, नृत्य, पेड़ और जानवरों आदि से जुड़े प्राकृतिक दृश्य बनाए जाते हैं। इस आर्ट में गाय के गोबर और मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो बरली कहाँ की हस्तशिल्प कला है या पारंपरिक कला है, महाराष्ट्र की है। याद रखिएगा विशेष तौर पे, क्योंकि आपको हस्तशिल्प कला या कई नाम दे देगा और आपको पूछेगा कि एक की, और ऑप्शन में राज्य को दे देगा उसी क्रम में, तो आपको उसको सही करना पड़ेगा। तो इसलिए आप इसको विशेष तौर पे याद रखिएगा। जिसने हस्तशिल्प कला अभी राज्य में आए हैं उसको याद रखिएगा। जैसे पोचमपल्ली अभी पढ़े हैं आप, वहाँ पे क्या फेमस है, जिसको हम कलमकारी कहते हैं। और अदर राज्य में जो पढ़ा है अभी, बिहार का मधुबनी जिला में जो पढ़ेगा अभी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो ये सब विशेष तौर पे याद रखिएगा। पेंटिंग याद रखिएगा, ये सब आपको पूछा जाएगा। अब मिज़ोरम के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। मिज़ोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है, मिज़ो भाषा बोली जाती है। मिज़ोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है, मिज़ो भाषा बोली जाती है। मिज़ोरम में मिज़ो भाषा बोली जाती है। यहाँ चौथाई लोग जंगल में रहते हैं। यहाँ क्या होता है, चावल होता है। मिज़ोरम में क्या होता है, चावल होता है, जो सबसे प्रिय वहाँ का। यह खेती की लॉटरी निकाली जाती है। यहाँ अगर खेती करनी है तो लॉटरी निकाली जाती है और ज़मीन को साझा मानकर सभी लोग को बारी बारी से उस ज़मीन पर खेती करने का अवसर मिलता है। मिज़ोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं और झूम खेती मिज़ोरम में होती है। तो वो जो लॉटरी के माध्यम से किसान होता है, जो झूम खेती होती है, कहाँ होती है, मिज़ोरम में होती है। और उस खेती में कैसे होता है, जो लॉटरी निकलती है जिसके वहाँ पे खेती किसी की नहीं होती है। वहाँ पे जैसे लॉटरी निकाली जाती है कि हाँ, लॉटरी अगर उसके नाम पे निकल गई तो अगले दिन वो ज़मीन को जो है इस बार उस फसल सीजन में वो यूज़ करेगा। तो इस तरह वहाँ पे लॉटरी निकाली जाती है। तो वहाँ पे झूम की कृषि कहाँ होती है, झूम कृषि किसे कहते हैं। झूम कृषि में क्या होता है कि अस्थायी नहीं होता है, उसमें झूम कृषि होती है। तो इसको क्या कहते हैं, बर्तन बनाना। और झूम कृषि खेती मिज़ोरम में होती है, तो इसको विशेष याद रखिएगा। कर्नाटक की भाषा क्या है, कन्नड़ होती है। कन्नड़ कौन सी भाषा है, कन्नड़।
और बेलेवनिका गांव कहाँ है? कर्नाटक में। क्या बेलेवनिका गांव कहाँ है? कर्नाटक में है, इसको भी याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है। होलगुंडी गांव। होलगुंडी गांव कहाँ है? होलगुंडी गांव कर्नाटक में है। होलगुंडी गांव कहाँ है? कर्नाटक में है। बच्चों की पंचायत बीमा संघ होलगुंडी गांव में है, तो याद रखिएगा बच्चों की पंचायत बीमा संघ कहाँ है? होलगुंडी गांव में है। ये विशेष तथ्य याद रखिएगा। अब हम लोग राजस्थान के बारे में पढ़ लेते हैं। राजस्थान जो होता है, राजस्थान में मिट्टी के घर वह बनाए जाते हैं। मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, वह घरों की दीवार मोटी होती है। इन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। इनकी छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। इन्हें टैंक या टंका बोलते हैं। और जो इनके जो घर के सामने जो होते हैं बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं, जो टैंक या टंका बोलते हैं। अपने आंगन की ज़मीन गड्ढा खोदकर एक टैंक का निर्माण करते हैं। अपनी छतों का ढाल ऐसा बनाते हैं कि बारिश का सारा पानी इन टैंकों में जा गिरे और बाद में इसे छानकर उपयोग में लाते हैं, तो विशेष याद रखिएगा। वहाँ बारिश बहुत कम होती है। टिकला गांव 1600 मीटर ऊंचा है। 1600 मीटर ऊंचा है, जो राजस्थान के झालर पतन या झलवार में है। राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को काटने के बचाने के लिए 300 साल पहले, अब यहाँ पे देखिए खेजड़ी गांव के लोग, खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए, तो यहाँ पे आप विशेष याद रखिएगा कि जो खेजड़ी गांव है वो खेजड़ी पेड़ों को बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। और आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग भी जो बिश्नोई कहलाते हैं, वहाँ के वो जो समाज था वो पेड़ों के लिए जो खड़ा हुआ था, उस समाज को क्या कह रहे हैं? बिश्नोई समाज कहलाते हैं। बिश्नोई लोग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बिश्नोई कहलाते हैं। और पेड़ों और जानवरों के प्रति संवेदनशील होते हैं। इनकी रक्षा करते हैं। इनकी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। यहाँ शिकार करना और पेड़ों को काटना वर्जित है। रेगिस्तान में होते हुए भी ये गांव हरा भरा है। यहाँ जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते रहते हैं। खेजड़ी गांव में क्या पाया जाता है? आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। खेजड़ी गांव में खेजड़ी पेड़ पाए जाते हैं। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। किसकी नहीं ज़रूरत है? ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है। इसकी छाल क्या बनाती है? दवा बनाने के काम आती है। इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता है। इसकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है। इसकी फलियों की क्या बनाई जाती है? सब्जी बनाई जाती है। पत्तियों को वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं। अब बिहार के बारे में हम पढ़ लेते हैं। बिहार में मधुबनी नामक ज़िला है। यहाँ त्यौहार एवं खुशी के मौके पर घर की दीवारों और आंगन में कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। इस चित्र में पिसे हुए चावल के घोल के रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के नील, हल्दी, फूलों के रंग आदि, फूलों के जो रंग होते हैं, फूल से बने हुए रंग होते हैं, एक तरह से कर सकते हैं नेचुरल रंगों का उपयोग किया जाता है। केमिकल का उपयोग नहीं होता है, इस्तेमाल किया जाता है। मधुबनी ज़िला है, वहाँ जो घर के त्यौहार के मौके पर जो पेंटिंग बनाई जाती है उसी के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। इस चित्र में पिसे हुए चावल के घोल, रंग आदि मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी आदि का उपयोग किया जाता है। नील, हल्दी, फूलों का जो फूल पीस के उसके कलर को यूज करते हैं। ऐसे कलर को मिलाकर वो जो रंग को तैयार करते हैं। चित्रों में अब चित्र जो बनाते हैं उसमें क्या क्या बनाते हैं? इंसान को, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। तो साथ में क्या क्या बनता है? जानवर बनता है, पेड़ बनता है, फूल, पक्षी, इंसान आदि बनाए जाते हैं। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। इसका नाम इस जिले के नाम पर ही पड़ा था। तो मधुबनी पेंटिंग मधुबनी ज़िला बिहार में पड़ता है, जिसके नाम पर ही इस मधुबनी पेंटिंग पड़ा। तो उस ज़िले के नाम पर ही इसका नाम मधुबनी पेंटिंग पड़ा। तो इसको विशेष तौर पे याद रखिएगा। कैसे बनता है? एकदम नेचुरल तरीके से बनता है। और इसमें क्या क्या बनता है? इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि बनते हैं। तो इसको विशेष तौर पर याद रखिएगा। और ये पेंटिंग देख लीजिए, इसमें जानवर का उपयोग हुआ है, मतलब नेचुरल तरीके से हर चीज़ उपयोग किया गया है। इसमें इंसान को बनाया गया है। ये मधुबनी पेंटिंग में आता है। और एक खेजड़ी पेड़ है, खेजड़ी का पेड़ है। इसमें देखिए पत्ते लगे हुए हैं जिसको जानवर खाते हैं। और इसके खाल से जो है, पेड़ की छाल से जो क्या बनाया जाता है? पेड़ की छाल से जो है दवा बनाई जाती है। और इस पेड़ में क्या नहीं लगते हैं? कीड़े नहीं लगते हैं। तो इस तथ्य को याद रखिएगा। इनको पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। खेजड़ी के पेड़ को पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। ये कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। तो इस तथ्य को विशेष याद रखिएगा। हम
गोलकुंडा फोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो गोलकुंडा फोर्ट कहाँ पड़ता है, सबसे पहला एक क्वेश्चन हो जाएगा। गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में है। दीवार का एक भाग गोलाकार शेप जिसे बेशंस या बुर्ज कहते हैं, तो याद रखिएगा बेशंस या बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पर ऐसे 87 बुर्ज हैं। कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1667 तक शासन किया। कौन शासन किया? कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 तक शासन किया। इससे पहले 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था। ऊंची और गोल दीवारें दूर तक देखने में मदद करती थी, जिसे आक्रमण का पता चलता था। तो ऊंची दीवारें और गोल दीवारें जो दूर तक देखने में उनकी मदद करती थी। औरंगजेब यहाँ आक्रमण करने आया था। कौन आया था? औरंगजेब आया था। कौन था ये? कौन थे? मुगल थे। औरंगजेब आया था क्या करने? आक्रमण करने, लेकिन असफल रहा। लगभग 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ रहा, जिसे किले के चारों तरफ खाई की वजह से आक्रमण नहीं कर पाया। उस समय कांस्य की बनी बंदूकें बनती थी। उस समय कौन सी बंदूक होती थी? कांस्य की बनी बंदूकें होती थी। हजारों सालों से घुमंतू वर्ग कांस्य चीजें बनाते आ रहे हैं। क्या बनाते आ रहे हैं? कांस्य तांबे और टीन की मिश्र धातु। सुल्तान अबुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी के शौकीन थे। सुल्तान अबू हसन के बारे में कहा गया, तो सुल्तान अबू हसन के बारे में उनको क्या प्रिय था? संगीत और कुचिपुड़ी के शौकीन थे। तो ये याद रखिएगा गोलकुंडा के बारे में। ये देखिए गोलकुंडा के जो बुर्ज है इसका, तो ये याद रखिएगा कि इसमें ये गोलकुंडा के कहाँ पड़ता है? हैदराबाद में पड़ता है। इसके तथ्य को याद रखिएगा। तो हम लोग आज राज्यों के बारे में पढ़ लिए। आपको जो है राज्यों के बारे में विशेष याद रखिएगा कि हाँ, इन राज्यों के बारे में जितने फैक्ट थे हम यहाँ पे दे दिए। आप इसको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि राज्यों से क्वेश्चन जरूर हर शिफ्ट में पूछेगा, और 1-2 क्वेश्चन तो फिक्स है पूछना है। इससे कोरिलेट करके हर क्वेश्चन पूछेगा, या तो हस्तशिल्प कला पूछ लेगा, या उस राज्य से रिलेटेड वहाँ की कौन सी सब्जी खाई जाती है, वहाँ कौन सा फल खाया जाता है, वहाँ के घर कैसे रहते हैं। तो आपको 3-4 नंबर तो फिक्स है कि इसी से आ जाएंगे, इस वीडियो से आ जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छे से अच्छे देखिएगा। और मेरा चैनल लर्न विथ वीके जिन लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया है, मेरा चैनल लर्न विथ वीके जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें और मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे इस चैनल को सहायता हो। और आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। और एक विशेष न्यूज़ है जिसको इसी प्लेटफॉर्म से दे रहा है कि सीटेट का जो सीट थी, लिमिटेड सीट थी, सेंटर की जो सीट थी वो बढ़ा दी गई हैं। और जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं फिलअप किया या फिल करने की सोच रहे हैं, तो एक बार अपने ज़िले जहाँ सेंटर लेना चाहते हैं वहाँ सेंटर जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे सीटें बढ़ा दी गई हैं। जैसे बनारस की बढ़ाई गई हैं, इलाहाबाद की बढ़ाई गई हैं, तो हर जगह की सीटें कुछ इंक्रीज की गई हैं। तो आप लोग ज़रूर एक बार अगर फिल करने जा रहे हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा। तो ये विशेष न्यूज़ था सीटेट के बारे में। बाकी आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करिएगा, डिस्क्रिप्शन में रहेगा यूट्यूब के, तो आप लोग ज़रूर उसको पढ़िएगा, ज्वाइन करिएगा, जिससे आपको इस PDF वहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।